पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये लिस्ट है जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है वो मूवमेंट डिसऑर्डर है, यानी या तो चलने, हाथ पैर में कोई दिक्कत है, चलने में कोई दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, इस तरीके का प्रतिशत ज्यादा है। और अब हम ये देखें कि इससे पहले कि हम मानसिक उस पे दिक्कतों पे आए, तो हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग है तो उनको दिक्कतें क्या क्या झेलनी पड़ सकती हैं। तो सच बताऊं तो जो सामाजिक दिक्कतें हैं वो ज्यादा हैं, उनकी जो अपनी शारीरिक दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं शायद उतना मायने ना रखें जितना कि समाज से उन्हें जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है उससे उनको ज्यादा तकलीफ होती है, और ज्यादातर दिक्कतें उसी वजह से होती हैं। सबसे पहले स्कूल ड्रॉप आउट होता है। स्कूल ड्रॉप आउट यानी चूंकि अगर मान लीजिए वो कहीं ना कहीं मंद बुद्धि हैं या उनमें किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी पढ़ने लिखने में मतलब एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी ब्रेन में प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, तो अगर वो है तो वो पढ़ने में जिस तरीके से हमारी पढ़ाई है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस हिसाब से उनको जो है तेज नहीं माना जाता, क्योंकि वो हमारे पास सिस्टम ही नहीं कि हम ये उनके अंदर क्या क्षमता है उसकी पहचान करके उनको उसके हिसाब से ट्रेन कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, और जब वो पीछे हो जाते हैं तो आप जानते ही हैं कि जब पीछे हो जाएंगे तो आगे चल के उनको नौकरी मिलने में दिक्कत होगी, तो उनको थोड़ा बहुत जो भी फिजिकल वर्क या लेबरर का जॉब या छोटे मोटे काम करके पैसे कमाना पड़ता है, और उसकी वजह से ऐसे लोगों में फिर गरीबी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, यानी पैसे की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा सोशल इम्पैक्ट होता है स्कूल ड्रॉप आउट्स का। फिर बैरियर्स इन एक्सेसिंग द हेल्थ एज वेल एज रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, यानी कुछ ऐसे कारण होते हैं, या तो उन्हें पता नहीं होता या उनके परिवार वालों को पता नहीं होता कि सरकार ने तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स, बड़े सारे वो कार्यक्रम चलाए हुए हैं जहाँ पे कि उनको मुफ्त में इलाज ऐसे लोगों का या फिर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी मिलती हैं, लेकिन इसके बारे में पता ही नहीं होता है, या फिर वहां तक वो पहुंच नहीं सकते, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि दूर दराज गांव में है और किसी शहर में ये सुविधा उपलब्ध है तो वहां तक जा पाए। तो इस तरह से बड़ी सारी सोशल फैक्टर्स या बैरियर्स होते हैं जहाँ पे कि वो अपनी सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते। फिर बहुत सारी ऐसी जो सरकार की तरफ से पॉलिसीज हैं जो कि पेपर पे तो बन गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होने पे या वास्तविक रूप से उसको कार्यान्वित होने में दिक्कत है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं। इसलिए ऐसी पॉलिसीज का ऐसे लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से फिर अगेन उनको उसी कहते हैं सामाजिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके मानसिक स्थिति को भी फिर किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती है। फिर है कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि जैसे पब्लिक यूटिलिटीज हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मौका मिला यूके जाने का और यूएस जाने का, तो वहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, जैसे वो लोगों के लिए, या फिर कह लीजिए जो मतलब बुढ़ापा बहुत ज्यादा जो बुढ़े हो जाते हैं या जो लाठी लेके चलते हैं, एक तरह की विकलांगता वो भी है कि वो उम्र के साथ है। तो ऐसे लोगों के बारे में वहाँ की सरकारों ने सोचा और उनको एक सामान्य जीवन देने की पूरी कोशिश की है, और उसमें ये किया है कि जैसे बसेस हैं, बसेस का जो लेवल है, चढ़ने का जो लेवल है, या मान लीजिए कोई नहीं चढ़ पा रहा है तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा स्लोप बस के अंदर ही होता है कि अगर कोई व्हीलचेयर लेकर आता है तो वो आराम से बस के अंदर चढ़ जाता है। उनके लिए अलग जगह निश्चित की गई है ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे ही सुविधा वहाँ की जो ट्रेनें हैं उनमें दिया गया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो दिव्यांगजन हैं या जो जिनको की चलने में दिक्कत है या व्हील चेयर पे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए टॉयलेट्स भी जो है वो अलग उनको दिया हुआ है, बड़े साइज का होता है जिसमें व्हील चेयर जा सके और साथ में अटेंडेंट जा सके। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो विदेशों में दी गई हैं। और अब अगर हम देखें अपने देश में तो इस तरह की कुछ कुछ सुविधाएं, कई जो नई सुविधाएं जैसे मेट्रो स्टेशन हुए,
तो हमारे यहाँ देखेंगे आप, अगर आप लोगों ने किसी ने मेट्रो में सफर किया होगा तो वहां पे एक अलग से ही दिव्यांगजन के लिए सीट अलग है, उनका घुसने का दरवाजा अलग है। और कंस्ट्रक्शन के टाइम में पूरी कोशिश किया हुआ है, मतलब कोशिश क्या उन्होंने किया हुआ है, ये बनाया है कि ट्रेन का और जो प्लेटफॉर्म है वो समतल है, जिससे कि वो व्हीलचेयर को अंदर जाने में आसानी हो। तो ये कहने का ये मतलब है कि इस तरह के छोटे छोटे जो मेजर्स होते हैं, जो कि कोई दिव्यांगजन अगर घर से बाहर निकलता है, काम करने की कोशिश करता है, तो इस तरह से उनके पास कोई दिक्कत ना आए, ऐसे छोटे छोटे मेजर्स जो सरकार अपनी तरफ से लेगी और ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, तो अगर उनमें जो कमी हुई है उसकी वजह से भी लोगों का, ऐसे लोगों का बाहर निकलने में उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि वो किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। तो फिर ऐसे में ये होता है कि अवॉइड ही कर देते हैं कि चलो नहीं जाते हैं। और ये तो है ही है, सोशल स्टिग्मा एक ये बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेट बात है कि कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि, पर ये एक सोशल स्टिग्मा है। यानी डिसेबिलिटी, दिव्यांगता अपने आप में एक समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। लोग उसको उसको मतलब किसी के यहाँ अगर कोई है तो लोग उस 10 तरह की बातें करते हैं। तो ये किसी और का नहीं, ये हमारी समझ का फेर है। एज अ पॉपुलेशन, एज अ कंट्री, एक देश होने या देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी समझ का फेर है कि हम उसको इस तरीके से, उसको गलत तरीके से लेते हैं। और साथ में अगर मानसिक दिक्कत हो जाए तब तो इसे कहते हैं ना, वो करेला वो भी नींद चढ़ा। तो ये डबल प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह की जो सामाजिक दिक्कतें लोगों को, दिव्यांगजनों को फेस करनी पड़ती हैं, ये सारे बहुत बड़े कारण होते हैं कि उनकी मानसिक अवस्था धीरे धीरे प्रभावित होती जाती है। तो आपको ये एक फ्लो चार्ट आप देखिए कि दिव्यांगता जो है वो फिजिकल होती है, यानी शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से आपको मानसिक दिक्कत हो सकती है। और ये मानसिक दिक्कत ऑफ कोर्स मतलब डिसेबिलिटी के रूप में तो अफेक्ट हो ही सकती है, क्योंकि डिसेबिलिटी यानी मतलब कोई भी चीज जो आपको एबल ना बनाए अपने नॉर्म पूरे रूटीन काम को करने के लिए, में कहीं ना कहीं बाधा डाले, तो वही डिसेबिलिटी हम यहाँ पे उसको इस तरीके से बोलेंगे। तो ये एक सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब एक आपको वाकई में जो कहानी हुई है कि मानसिक जो सुविधाएं या स्वास्थ्य लाभ लेने की जो प्रॉब्लम होती है, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है, कोई दिक्कत है उसको, और उसको कोई मानसिक समस्या होती है, तो कैसे कैसे वो वहाँ हॉस्पिटल तक भी पहुंचने में उन्हें दिक्कत है। इसी का एक आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं, जो इस स्लाइड में है, और ये यूएस की बात है। एक लड़की है जिसका नाम, जो कि 30 साल की है, उसका नाम हीदर कर्स्टेटर था। उसको क्या हुआ, उसको लगा कि उसको सुसाइडल आइडिएशन, यानी उसे लगा कि मुझे अब अपने मतलब जीवन खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी, उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी थी। यानी वो व्हीलचेयर पे थी और उसके हाथ पैर दोनों ही नहीं चल पाते थे। तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर आपके पास है तो वो स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर है, उस पे ही थी वो पूरे टाइम। और उसको ऑफ कोर्स किसी न किसी हेल्प की, किसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन कुछ एक समय ऐसा आया कि वो अकेले थी, अपने डॉग, अपने कुत्ते के साथ थी घर में। और एक रात ऐसी रही जो कि वाकई में उसके लिए बहुत टफ थी, क्योंकि उसने उस दौरान बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, इस जीवन का अब कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के ऊपर निर्भर हूं। और क्योंकि वो बहुत समय से मानसिक अवसाद से गुजर रही थी, और इस समय जो है, मतलब एक समय ऐसा आया कि बस उसको लगा कि अब तो मुझे वो खत्म कर ही लेना चाहिए था, अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। तो वो ऑस्टिन टेक्सास यूएस में रहती थी। और उसने जो है जब वो उस वो 2-3 दिनों से वो गुजर ली, तब जाकर वो कहीं किसी भी तरीके से उस साइकेट्रिक इमरजेंसी रूम में गई, उस वहां पास के हॉस्पिटल के। और वहां पे जो सबसे पहले उनको जो पैरामेडिकल स्टाफ देखता है, तो उसने क्या बोला, उसने उसको कहा कि ये तो अच्छी बात है कि तुम तो वैसे भी सुसाइड नहीं कर सकती। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट उसके अपने आप को ही उसके अंदर को झकझोर दिया। ऐसा किसी पैरामेडिकल ने शायद सोच समझ के ना बोला हो, मतलब एज अ रिलीफ बोला हो कि चलिए बिकॉज ऑफ योर कंडीशन, आपकी स्थिति की वजह से आप तो सुसाइड भी नहीं कर सकती। लेकिन ये चीज उसको बड़ी कष्टकारी लगी।
और उसने मतलब यहाँ पे उसका ये कहना था कि चूंकि डॉक्टर्स ने अज्यूम कर लिया कि मैं अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ की, क्योंकि मतलब वर्स कम वर्स क्या होता है मैं आपको आगे अभी बताऊंगी कि जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमियों मतलब लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती हैं कि अपने आप को मैं कैसे खत्म कर लूं। और चूंकि हेदर को ऐसी बीमारी थी जिसमें कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो ऐसे में वो मतलब आप सोच समझ सकते हैं कि आप करना चाहते हैं, आप बहुत बुरी मानसिक स्थिति में हैं और आप हाथ पैर नहीं हिला सकते, तो वो समय, वो पल उसके लिए कितना कष्टकारी और कितना तकलीफ दे रहा होगा। और मतलब और मेडिकल सिस्टम भी या हेल्थ सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि जो इस तरीके से दिव्यांगजन हैं उनके लिए समय पे साइकेट्रिक हेल्प भी पहुंच पाना जो है वो ठीक नहीं था। मतलब उनको ये लगता है कि इनको तो जरूरत ही नहीं है। तो यही उसने एक ये सेंटेंस उसने लिखा है कि जस्ट बिकॉज आई एम डिसेबल्ड डजंट मीन दैट दीज थिंग्स आर वेरी रियल टू मी। उसका उसका कहने का ये मतलब है कि क्योंकि मैं चल नहीं पाती, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं हो सकती। तो इसका ये मतलब है कि लोगों में यानी डॉक्टर्स में या कह लीजिए कि और लोगों में इस बात के बारे में आभासी नहीं है कि जो दिव्यांगजन है उनमें भी डिप्रेशन हो सकता है, उनमें भी सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं। तो उसने डॉक्टर्स को ये बोला कि मुझे अगर आप घर वापस भेजेंगे, मुझे हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए, अगर आप घर वापस भेजेंगे तो मैं बचूंगी नहीं। और आप लोग शायद सुन नहीं रहे हैं, उसने डॉक्टर्स को बोला। लेकिन डॉक्टर्स ने इस बात को सुना नहीं और उसको जो है वापस उन्होंने घर में भेज दिया, क्योंकि उसका कारण ये था, इसलिए नहीं कि सुना नहीं, उनकी अपनी मजबूरी उस समय ये थी कि उनके पास कोई इमरजेंसी साइकेट्रिक डॉक्टर था नहीं, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो नहीं मैनेज कर सकते थे। इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत फर्स्ट एड देकर और उसको समझा बुझा के घर भेज दिया। और उस समय क्या था कि हैदर का जो है वो पर्सनल केयर असिस्टेंट भी वो छुट्टी पे गया हुआ था। तो वो कहती है कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो डॉक्टर जो मेरे पास साथ मेरा कुत्ता था उसकी वजह से मैं जिंदा हूं। और ये एपिसोड होने के 3 हफ्ते बाद उसको 3 हफ्ते लग गए एक साइकेट्रिक हेल्प लेने के लिए, एंड इट वाज रियली रियली बैड, क्योंकि उस दौरान वो उसका सबसे ज्यादा मानसिक रूप से खराब समय था। उस दौरान ना वो खाती थी, ना वो नहाती थी, और मतलब डार्क अगली टाइम, यानी वो जो अंधेरा था वो उसके दिमाग का अंधेरा था जिसने उसको इतना परेशान कर रखा था। और फिर भी बिकॉज ऑफ द डॉग, क्योंकि कोई उसके साथ था, भले ही वो डॉग था, वो एक मतलब कहते हैं ना जानवर था, लेकिन उसके साथ रहने की वजह से वो उस परिस्थिति से बाहर आ। तो ये कहानी आप लोगों को बताने का जो रियल टाइम स्टोरी है ये, इसको बताकर अब मैं आपको इस मुद्दे पे लाना चाहती हूँ कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनमें किस तरह की मानसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन, जो कि दिव्यांगजन ही नहीं सभी के साथ है आजकल, वो है स्ट्रेस। और वो कुछ हद स्ट्रेस जो है कभी कभी डिस्ट्रेस में बदल जाता है, यानी तनाव। और वो तनाव भी जो है ना वो बहुत बुरा वाला तनाव में बदल जाता है। तो ये ऐसी जो स्टडीज आई हैं उनमें देखा गया है कि जो दिव्यांगजन है उनमें मेंटल डिस्ट्रेस जो है वो 5 गुना नॉर्मल एडल्ट से ज्यादा होता है। अभी मैंने कुछ 1-2 स्लाइड पहले आप लोगों को बताया था कि ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। जब आपको किसी भी वजह से समाज में एक जैसा रहने का या एक जैसी अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेस होना लाजमी है। और हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। तो इसीलिए दिव्यांगजनों में ये 5 गुना ज्यादा पाया गया है, क्योंकि उन्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए किसी ना किसी रूप में स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होता है तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ना आप एक्सरसाइज करेंगे, ना आप खाना ठीक से खाएंगे, ना आप ठीक से नींद लेंगे।
तो ये से कहते हैं ये पुअर हेल्थ बिहेवियर्स हैं, मतलब ये अच्छा चीज नहीं है, आपने अपने हेल्थ को खराब किया ये इस तरह से करके बिहेव। और देयर इज स्ट्रेस की वजह से क्या है कि आपको फिर बार बार छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर मतलब आपके पास अवेलेबल है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि आज मुझे सर दर्द हो रहा है, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी आपको जाना पड़ता है, जबकि समस्या एक्चुअली कहीं और है। इस तरह से हमेशा स्ट्रेस में रहने से या तनाव में रहने से आपको लंबे समय पे फिर आगे चल के कुछ मानसिक बीमारी हो सकती है या किसी भी तरह की शारीरिक समस्या हो सकती है, क्योंकि माइंड बॉडी का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। और इस तरह से आपकी जो दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप स्ट्रेस हैं तो अपने बारे में ये जानना कि मैं तनाव में हूँ। सबसे पहले तो आंख बंद करके खुद ही सोचें कि ऐसा क्या है जो कि आपको जो है स्वाभाविक महसूस नहीं हो रहा है। पहले तो खुद को जानना जरूरी है कि हाँ मैं तनाव में हूँ। फिर क्यों तनाव में हूँ? तनाव अगर इस बात को भी आप सोच पा रहे हैं कि क्यों तनाव में हूँ, तो उसको भी उस तनाव को कैसे हम आगे खत्म करना है या कम करना है, उसके बारे में भी आप सोच पाएंगे। होता क्या है कि हम तनाव में ही रहने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसको हटाने की कोशिश करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो जब भी ऐसा कभी लगे कि बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका ध्यान नहीं लग रहा है आपके काम में, और मतलब दिव्यांगजनों में भी ये कभी समस्या आती है कि जो आपके दिनचर्या वाले काम है, रोज के काम जो नॉर्मल रूप से आप कर पाते हैं, उसका वो भी करने में दिक्कत आने लगती है, तो समझ लें कि कहीं ना कहीं आपको तनाव है। और अपने इस तनाव को मुक्त रखने के, अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए आप सबसे पहला काम जो करेंगे कि अपने डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज जो भी आप ठीक से आपकी वो मतलब जो फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं वो आप करें, और नींद पूरी पूरी लेने की कोशिश करें। कम से कम इन तीनों के ऊपर तो आप ध्यान दे सकते हैं, और इसको एक दिनचर्या को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है तब कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ अचीव किया। और ऐसा कुछ जरूर दिन में करने का सोचें जो आपको खुशी देता हो, चाहे वो गाना सुनना हो, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, चाहे वो लोगों से बात करना हो, अपने मित्र से बात करना हो। और यहाँ पे ये मैं बताऊंगा कि बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई आपका मित्र या ऐसा व्यक्ति जो आपको खुशी देता है, जिससे बात करना आपको अच्छा लगता है, उसको एक फोन कॉल अवे रखना चाहिए। यानी आपने जब चाहा उससे फोन पे बात कर लिया, क्योंकि वही चीज आपको बहुत ज्यादा तनाव मुक्त कर देती है। क्योंकि आजकल हम सब इतने बिजी हो गए हैं ना कि सब लोग बस बोलने में विश्वास रखते हैं, सुनता कोई नहीं है। तो कोई एक अपने पास ऐसा हो जो आपको सुने, आपकी बातों को सुने, और वही जो है कभी कभी बहुत ज्यादा दवा का बहुत बड़ा काम कर जाती है। तो ये बहुत ही मतलब कहते हैं डे टू डे जो लाइफ है उसमें तनाव जैसी जो समस्या आती है, तो उसको आप कैसे अपने ही लेवल पे खत्म कर सकते हैं, ये उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आते हैं, हाँ, और साथ ही में ना सिर्फ दोस्त बल्कि कुछ ऐसी संस्थाओं से भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी मतलब जो भी संस्था, जो भी काम करना आपको पसंद है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं जिनके साथ जुड़ने से आपको लगेगा, अच्छा लगेगा, आप कुछ काम करेंगे, कुछ उनकी मदद करेंगे, और उन्हें भी जरूरत रहती है, ऐसी संस्थाओं को हाथों की जरूरत होती है, काम करने वाले चाहिए होते हैं। तो इस तरह से दोनों को फायदा हो सकता है। तो इस तरह से कोई ना कोई अपना आप आउटलेट जरूर निकाल के रखें, जिससे कि तनाव जो है वो कम से कम आपके लिए एक समस्या बने। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिव्यांगजनों में, और बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस हुए हैं और पेपर्स हैं जिसमें बताया गया है कि डिप्रेशन जो है, यानी अवसाद और सुसाइडल आइडिएशन, यानी अपने आप को खत्म कर लेने का जो थॉट्स या विचार आते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है दिव्यांगजनों में। और क्यों ना हो, जैसे बताया था, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है तो कि अब्यूज है, हर तरीके का अब्यूज उनको सहन करना पड़ता है। सॉरी मैम, और हाँ जी,
आपका प्रेजेंटेशन मैम यहाँ सामने विजुअल नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है ना मैम उसी पे रिज्यूम कर दीजिए, हो जाएगा। ये क्या हो गया? स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं मैम, अभी के लिए जो है नहीं आ रहा है। जहाँ पे मैम आपने प्रेजेंट किया था ना, प्रेजेंट नाउ, तो बस वहीं पे लिखा होगा रिज्यूम, बस वहीं पे क्लिक कर देना है। अच्छा अच्छा, ओके। But sir, ma'am, your यस मैम, presentation is visible. आ गया? यस मैम, यस मैम, विजिबल है? ओके मैम, यस ओके, मैम, ओके मैम। ठीक है। अभी आ रहा है ना? Yes, ma'am, यस मैम, visible. यस मैम, कंटिन्यू मैम। ओके ओके। सो जो ये सेकंड सबसे मैंने बताया, अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या है। और कारण भी पहले भी स्लाइड्स में मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे बहुत सारे मतलब आपको एक किनारे कर दिया जाता, आइसोलेशन है, मतलब सोशल आइसोलेशन होता है, और कभी कभी वॉलंटरी यानी सेल्फ आइसोलेशन भी होता है। लोग खुद से ही मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर कुछ और लोगों के मुकाबले कुछ कमी है मेरे अंदर। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तनाव देने वाले फैक्टर्स होते हैं। और बहुत बड़ी समस्या होती है फाइनेंशियल, क्योंकि उतना आमदनी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। पैसे की समस्या होती है, तो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन होने का। तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको कि अगर आप देख सके अपने आसपास, या ऐसे कोई आपके साथ रह रहा है, कोई दिव्यांगजन है जो आपके साथ रह रहा है, उनमें अगर आपको ये दिखता है तो आपको आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, या रेड फ्लैग होता है कि इसको अभी किसी न किसी तरह की मदद की आवश्यकता है। तो सबसे पहला है कि होपलेस आउटलुक, हेल्पलेस है, और वो बात बात पे कहते हैं ना, बिल्कुल अलग थलग रहने लगता है, और उसको लगता है कि कोई भी कुछ भी वो करे, उससे कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया बेकार है, उसका जीना बेकार है। और कुछ भी अगर उस घर में या किसी उसके प्यार मतलब उसके साथ में अगर कोई पार्टनर रह रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है सेल्फ गिल्ट वाली फीलिंग्स उसको बार बार आती रहती हैं। दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो सारी एक्टिविटीज जो उसे खुशी देती थी, अचानक से ही हो जाता है कि पिछले कुछ समय से देखेंगे कि आपको उन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको उन चीजों को करने की खुशी नहीं होती है। जैसे किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, लेकिन अभी जब क्रिकेट मैच चल रहा है तो वो अलग से अलग थलग बैठा है, आपके बोलने पे भी वो नहीं देख रहा है, बोल रहा है नहीं अच्छा लग रहा, नहीं मन कर रहा। तो सस्पिशन होना चाहिए कि कहीं कुछ ठीक नहीं है मानसिक रूप से। देयर इज इंक्रीज्ड फटीग एंड स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी थकान लगेगी, जब देखो तब थकान, जब देखो तब सोना है। तो या तो स्लीप प्रॉब्लम्स होंगी, यानी बहुत ज्यादा सोएगा, और या फिर नींद उड़ जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में, यानी ये आप जो नॉर्मल जिस जैसा भी बिहेवियर था उस व्यक्ति का, उससे कुछ अलग होना। जहां तक नींद का सवाल है, या तो बहुत ज्यादा सोने लग जाएगा या फिर सोना बहुत ज्यादा कम कर देगा, और बार बार बोलेगा कि मुझे थकान लग रही है, मुझे थकान लग रही है। फिर है एंजाइटी। एंजाइटी होना, यानी आपको नर्वस रहना, अभी बार बार सोचते रहना ये क्या होगा, अभी क्या होगा, थोड़ी सी चीजों में चौंक जाना, आप एकदम से आए तो एकदम से चौंक जाएगा, और बहुत रेस्टलेस रहेगा, उसको कहीं ना बेचैनी सी लगी रहती है पूरे टाइम। कभी कभी बोलेगा कि धड़कन हो रही है मेरी, धड़कन तेज चल रही है, कभी कभी सांसें तेज चलने लगती है कुछ सोचकर, और हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ साइंस हैं एंजाइटी के, जो कि कभी कभी देखेंगे अचानक ही पसीना आने लग गया बैठे बैठे, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, तो ये सब पैनिक अटैक्स हैं। मसल में ट्विचिंग होने लग गई और वो फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये सब एंजाइटी के जो छोटी छोटी एपिसोड्स हो सकते हैं, यानी एक बार हुआ फिर खत्म हो गया, फिर थोड़े देर बाद फिर से हुआ। तो जब ऐसा फ्रीक्वेंटली होने लगे तो आपको लगना चाहिए कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या तो मेरे साथ या आपके साथ कोई जो रहता है उसके साथ ये मानसिक रूप से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। और विशेषकर देखा गया है कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो होता है वो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और वो क्या बेकार की बातों पे गुस्सा करेंगे जिसपे कभी नहीं कही है, लेकिन उस बात पे भी गुस्सा करेंगे जिसपे गुस्सा नहीं आना चाहिए या पहले नहीं आता था।
फिर सब्सटेंस अब्यूज, यानी मेल्स में ये ज्यादा देखा गया है कि या तो वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगते हैं, या कहते हैं ना नशीले पदार्थों का सेवन वो अपने हिसाब से शुरू कर देते हैं। तो तभी जो है दिखना चाहिए कि अगर अचानक शुरू हो रहा है तो फिर इसमें कोई मानसिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो रही है। वेट में और एपेटाइट में बदलाव, यानी खाना या तो ज्यादा खाने लग गया है या खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, और इसकी वजह से उसी हिसाब से परिवर्तन, या तो वजन कम हो जा रहा है या वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन दोनों ही अवस्थाओं में हमें सचेत होना चाहिए। अनकंट्रोल्ड इमोशंस, यानी जो आपका जो इमोशंस है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप रो रहे हैं तो रोते ही चले जा रहे हैं, आप अगले को समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों, किस बात पे इतना रोया, ऐसा क्या बोला कि रोया। कोई मूवी देख रहे हैं तो किसी भी बात पे, मतलब छोटे से कोई इंसिडेंट, कुछ सीन आया मूवी में या टीवी सीरियल में, तो उसमें ही रोते चले जाना। तो इस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाना। गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स जब ये समस्या बहुत समय तक बनी रहती है तो फिर ये सुसाइडल आइडिएशंस में बदल जाती है, यानी उनको लगता है कि अपने जीवन को मुझे खत्म कर लेना चाहिए और मेरे रहने का इस दुनिया में अभी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के जो आइडिएशंस होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सुसाइडल आइडिएशन जो है वो खतरनाक स्थिति में जब आपका अवसाद पहुंच जाता है तो उसे फिर हम सुसाइडल आइडिएशन बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है अगर सुसाइडल आइडिएशन किसी में आ गया। इसलिए बेहतर है कि जब अवसाद के लक्षण हमको दिखाई दें उसी समय हमको कोई ना कोई मदद जरूर ले लेनी चाहिए और स्टेप ले लेना चाहिए। तो सबसे पहला, अगर अवसाद के लक्षण हो रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो ये उनके लिए भी है जो स्वयं भुक्तभोगी हैं, यानी जो दिव्यांगजन हैं और उस बात को समझ सकते हैं, ये उनके लिए भी है। और ये उनके लिए भी है जो उनके साथ में रहते हैं, चाहे वो उनके दोस्त हों चाहे परिवार वाले हों। तो सबसे पहली बात है अवेयरनेस, यानी आपको ये जागरूक होना पड़ेगा अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, आपका अपना या परिवार वालों को भी। ये परिवार वालों को सोचना ही चाहिए कि इनको कोई शारीरिक समस्या है तो इनको तो कोई मानसिक समस्या हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत ही गलत सोचना है, बल्कि वहीं पे सबसे ज्यादा मानसिक समस्याएं होती हैं। तो जागरूक होना कि हाँ मानसिक समस्या हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इस बात का जागरूकता ही सबसे पहला मैनेजमेंट का तरीका या ट्रीटमेंट का पहला सीढ़ी यही है। फिर हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किसी तरीके की थेरेपी और आपसे बातचीत करके आपकी समस्या को और आपके जो दिक्कत है उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग वो विशेषज्ञ होते हैं जो दवाइयां नहीं देते, और ऐसा मानना है कि 95% से भी थोड़ा सा अधिक मानसिक समस्याएं ऐसी हैं जो अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो बिना दवा के ठीक हो सकती हैं, और सिर्फ 5% ऐसी समस्याएं हैं जिनके में दवाइयों का उपयोग जरूरी होता है। तो वो 95% वाले जो सपोर्ट है वो और कहाँ से मिल सकता है? अगर मान लीजिए ये अभी शुरुआती चरण है अवसाद का, तो फैमिली सपोर्ट, कोई आपके लिए हमारे घरों में तो पहले भी ये हुआ करता था कि फैमिली वाले या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ही बातचीत करके समस्याओं का हल ढूंढ लिया जाता था। आजकल इसमें अगर थोड़ी समस्या हो रही, कुछ लोग होते हैं जो नहीं शेयर करना चाहते अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से, तो फिर उन्हें प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर। तो जो माइल्ड केसेस होते हैं या जहाँ पे सिर्फ अवसाद की जस्ट शुरुआत है, ऐसे लोगों में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से ही बात बन जाती है। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत समय से चल गए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने खुद ने भी ध्यान नहीं दिया, परिवार वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, और फिर वो बहुत ज्यादा मॉडरेट या सिवियर लेवल पे स्तर पे पहुंच गया, तो सुसाइडल आइडिएशन तक मान लीजिए पहुंच गया। तब वहां पे साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। और सुसाइडल आइडिएशन यानी जहां पे किसी को मरने का या खुद को खत्म करने का, सेल्फ हार्म का विचार आने लग जाए, वो साइकेट्रिक इमरजेंसी है। उनको तुरंत ही साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें मेडिसिन दिया जाना बहुत आवश्यक है। और सुसाइडल आइडिएशन वालों को तो अस्पताल में एडमिट करना चाहिए, डॉक्टरी निरीक्षण के अंदर ही उनका इलाज होना चाहिए। ऐसे लोगों को घर पे नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है, जबकि क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी घर वाला 24 घंटे किसी के साथ रह पाए, क्योंकि सबके अपना घर का काम और ये सब काम भी होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तो साइकेट्रिक 24 आवर्स 24 घंटे साइकेट्रिक सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर आता है कि कॉन्शियसली अपने जो लाइफस्टाइल है उसको आप मतलब अपनी स्वेच्छा से उसको अच्छा बनाएं। आप अच्छा हेल्दी खाना खाएं और अपने दिनचर्या को नियमित रखें, सही समय पे सोएं, सही तरीके से नींद लें, और जो भी आप एक्सरसाइज अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करना चाहते हैं या कर सकते हैं उसको आप करें जरूर, और रोज करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके मूड को अच्छा रखता है। जब आपका मूड अच्छा रहेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, मूड अच्छा रहेगा, तो अपने आप ही छोटी छोटी समस्याओं से आप निपट सकते हैं और अवसाद तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। और थोड़ा बहुत अवसाद मैं बोलूं तो जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। थोड़े समय के लिए अवसाद हर किसी को होता है, पर ये बीमारी के रूप में नहीं बढ़ना चाहिए। और यही इस प्रेजेंटेशन का, आज के वेबिनार का और इतना सारा कुछ आप लोगों को बताने का मेरा मकसद यही है कि अवसाद को कभी बहुत लास्ट लिमिट तक ना जाने दें। थोड़ा बहुत अवसाद जो आपके लिए, आपको परफॉर्म करने के लिए अच्छा है उतना तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा फिर नुकसान करता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर सुसाइडल आइडिएशन हो रहा है तो जो परिवार वाले हैं या जो दोस्त हैं उनको अलर्ट रहने की, उनको जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है कि जो आपको, खासकर जो आपको बहुत अच्छे से समझता और जानता है, उसको ये बात के लिए जागरूक रहना होगा कि आपके दिनचर्या में कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है और कितने समय से आ रही है। तो इस जागरूकता के, अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाना है, जिससे कि आप इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं हो रहा, किसी को पता चलता है, या मान लीजिए कि मतलब एज आपके अंदर ही अगर कभी सुसाइडल आइडिएशन आ रहा है और मतलब एक तरफ ये हो रहा है कि हाँ मुझे अपना खत्म कर लेना चाहिए, और फिर कहीं ना कहीं आप रुक रहे हैं, तो बेटर है, बहुत सारी सुसाइडल हेल्पलाइंस आजकल मुफ्त की सेवाएं उपलब्ध हैं, 24/7 खुली हुई हैं, 24 घंटे रहती हैं उपलब्ध। ऐसे को बस एक बार आप फोन कर लें, क्योंकि देखा गया है कि जब किसी को ये सुसाइडल आइडिएशन आ रहा है ना, उस दौरान अगर आपने किसी भी वजह से उसको क्रॉस कर दिया या बात कर ली उससे, और उस तो क्या होता है कि थोड़े समय बाद वो उस आइडिएशन को छोड़ देता है। तो पर इसमें यहाँ पे ये जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि फिर जब एक बार आपने पकड़ लिया कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद उस समय के लिए तो बच गए हैं, लेकिन आपको साइकेट्रिक हेल्प की आवश्यकता जरूर है। अब एक और आता है जिसे कहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, यानी अवसाद की वजह से, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, और मतलब उसका कोई रूटीन नहीं होता। फिर वो किसी भी तरीके से नशा तो बहुत तरीकों का होता है, और उसमें जो ड्रग्स होती हैं या फिर जो अल्कोहल है यानी शराब का सेवन है, यही जब बहुत ज्यादा हो जाए तो ये भी एक नशा ही है, ये भी सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, और ये आपकी मानसिक अवस्था को और खराब करता है, और साथ ही साथ आपको काम का मतलब कहते हैं ना, आपकी फिजिकल अवस्था को तो खराब करता ही है। अब यहाँ पे दो लिंक हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर पे यानी नशा मुक्ति पे बनाया है। तो मैं इसको आपको शेयर कर दूंगी इस पे चैट बॉक्स में, इसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं आप नशा, मतलब अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप भाई बहनों में से कि आपके आसपास, तो आप कैसे इससे पार पा सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो इस वीडियो के दौरान आपको पूरा ओपिनियन मिल जाएगा, तो मैं इसमें नहीं जा रही हूँ। फिर आता है, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है यानी शारीरिक दिव्यांगता की वजह से मानसिक अवस्था बदलती है। अब कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी अगर आपको मानसिक समस्याएं हैं तो वो अपने आप में ही एक इसको मतलब विकलांगता का या दिव्यांगता का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन जो है वो तो मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत लंबे समय से अवसाद में गिरे रहते हैं। और भी कुछ मानसिक समस्याएं हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है,
तो बाइपोलर डिसऑर्डर जब जैसे ही पता चलता है वो बिना साइकेट्रिक की हेल्प के नहीं ठीक होगा। ये ऐसे जो यहाँ पे लिस्ट में आपको बता रही हूँ, इनमें मुख्यतः साइकेट्रिक का रोल होता है और सपोर्टिव रोल साइकोलॉजिस्ट का होता है। तो जब भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे एक्सट्रीम्स बहुत ज्यादा पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाइपोलर हो रहा है, यानी कभी तो वो आप देख रहे हैं तो वो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, और कुछ समय बाद आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल ही चुप है, बिल्कुल ही अवसाद से घिरा हुआ है। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम में रहने वाली बात है और सीजन्स के साथ देखा गया है कि इसका ज्यादा नाता होता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसमें दवाइयों से ही इलाज चलता है और साथ में सपोर्टिव जो है वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज दी जाती हैं। शिजोफ्रीनिया और भी साइकोसिस हैं, जो भी साइकोटिक बीमारियां हैं, सब में दवा के सपोर्ट से ही इलाज चलता है। और जब कोई इसको दवाइयां लेता रहता है नियमित रूप से तो अपनी नॉर्मल जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा वो जी पाता है। डिमेंशिया यानी समय से पहले भूलने की बीमारी, तो डिमेंशिया के लिए तो अभी बहुत सारे दवाइयां और कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिखता है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, बट डिमेंशिया की वजह से भी अवसाद बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो उन्हें ऐसे लोगों को याद ही नहीं रहता, और ये भी एक तरह की दिव्यांगता ही है। और कुछ ऐसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, यानी बचपन में जो देखे जाते हैं बच्चों में, जिसे कहते हैं ADHD या ऑटिज्म, जहाँ पे उनको लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़े चल के फिर वो कहते हैं ना जैसे नॉर्मल लोग परफॉर्म करते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी हो, ये सब आपस में बहुत ही कहते हैं बहुत ही क्लोजली निट है एक दूसरे, मतलब इनको हम अलग नहीं कर सकते। अगर फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो मेंटल प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है, और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो क्योंकि वो मेंटल प्रॉब्लम है और आप मतलब मानसिक दिक्कतें हैं, तो आप मानसिक दिक्कतों को में आप अपनी शरीर की भी तक देखभाल नहीं कर सकते, तो शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए ये एक कहते हैं ना एक रिवर्सिबल साइकिल हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म करती हूँ, और मुझे लगता है समय भी हो गया है। कोई आप लोगों में से कोई अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपका ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी डाटा है या फिर कितने परसेंटेज दिव्यांगता है, आपने इन सब के बारे में बताया। और हमारे समाज में जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सब के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम। श्रोतागण से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए या फिर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चंदन जी, एक सवाल चैट बॉक्स में आया है कि इफ जागृति तिवारी जी ने लिखा है, इफ अ यंग चाइल्ड इज चेंजिंग हिज बिहेवियर एंड इज गेटिंग इरिटेबल, कैन ही हैव डिप्रेशन? यस, ही कैन हैव डिप्रेशन। ये तो बिल्कुल ना सोचे कि बच्चों में डिप्रेशन नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन ये कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो बच्चों में ये भी देखा गया है कि कुछ शारीरिक समस्याएं डेवलप हो रही हूँ जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और इसलिए बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो पहले तो आप फिजिकल चीज को रूल आउट करिए, पहले तो किसी डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, और जब वहां पे सब कुछ, वहां से कहते हैं ना हरी झंडी मिल जाए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, फिजिकली सब ठीक है, तब आप मेंटली या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। और अच्छा, काशी राव जी हैं, कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम शिज़ोफ्रेनिया एंड द रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। काशी जी, अभी आज के सेमिनार में तो मैं बस आपको इतना ही बता सकती हूँ कि ये एक ऐसी समस्या है जिसमें कि कंटिन्यूअस साइकेट्रिक हेल्प यानी कंटिन्यूअस दवाइयाँ चलेंगी, और यहाँ पे पेरेंट्स और सिबलिंग्स का सपोर्टिव रोल हो जाता है, यानी जो
साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो पेरेंट्स का या जो परिवार वाले हैं उनका होना बहुत जरूरी है। और ये ऐसी समस्या है जो कि ऊपर मतलब वैक्सिंग और वेटिंग चलता रहता है इसका। अगर दवाई लेते रहेंगे तो ये ठीक रहेंगे, दवाइयाँ छोड़ी तो फिर वैसी ही समस्या हो जाएगी। और ये एक ऐसी समस्या है जो दवा से कंट्रोल रहेगी लेकिन ये ठीक नहीं होगी, स्किज़ोफ्रेनिया। अभी तो मैं आपको इस वेबिनार में इतना ही बता पाऊंगी। थैंक यू मैडम। मैम अच्छा, चैट मैं बॉक्स में एक और प्रश्न है नितेश कुमार मौर्य का कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए 25 से 30 आयु वर्ग के बालकों को कितने समय सोना चाहिए? देखिए 25 से 30 आयु वर्ग के बालक नहीं हुए, ये बड़े हो जाते हैं। और बड़ों का अपना एक फिक्स सेट पैटर्न हो जाता है, यानी कुछ वयस्क होते हैं जिनको कि 6 घंटे की नींद या 5 घंटे की नींद ही उनके शरीर के लिए काफी होती है, और कुछ लोगों को 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं। ये तो हर शरीर का मतलब 18 साल के बाद में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कितनी नींद जरूरी है। तो उतना तो आपको सोना ही चाहिए। अगर आपके लिए जरूरी 5 या 6 घंटे है और आप सो सिर्फ 4 घंटे रहे हैं तो वो तो दिक्कत की बात है। तो ये सबका अपना होता है यहाँ पे। बस वही प्रहलाद जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए या कुछ पूछना है तो पूछिए। अगर ये किसी मैं वो पार्टिसिपेंट का लिंक कोई शेयर कर क्वेश्चन रही है तो हूँ, आप पूछ सकते हैं। ये मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज के बारे या नशा मुक्ति के बारे में जानना चाहें तो ये वीडियोस हैं जिसमें उन्हें प्रीलिमिनरी जानकारी मिल सकती है। महादेव पूछ रहे हैं ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। आप तो खुद ही जान गए महादेव जी की ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। तो जहाँ पे थिंकिंग आपको दिक्कत करने लग जाए, ज्यादा सोचना आपको दिक्कत करने लगे और उस थिंकिंग की वजह से या उस ज्यादा सोचने की वजह से आपका दिनचर्या प्रभावित होने लग जाए, वहां पे स्टॉप लगाना ये आपका ही काम है। तो इसको तो स्वयं ही करें और उतना ही सोचें जितना कि काम कर सकें आप, है ना। जहाँ पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल पाए, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने लग जाए तो वो उस ओवर थिंकिंग को वहां और थिंकिंग को वहां पे एक्चुअली स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो ओवर हो रहा है। पल्लवी त्रिपाठी को डिप्रेशन मेडिकेशन लीड टू डिमेंशिया। डिप्रेशन की जो मेडिकेशंस होती हैं वो आपके जो मानसिक जो केमिकल्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। तो चूंकि वो आपके जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम करती हैं, इसलिए ऐसा लगता है, सीमित लगता है कि डिमेंशिया यानी भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअली ऑर्गेनिकली स्पीकिंग तो भूलने की बीमारी नहीं है, डिमेंशिया नहीं कॉज करेंगी। प्रीतम जी ने लिखा है आई न्यू कंफ्यूजन अबाउट डिसेबिलिटी। प्रीतम जी आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सॉरी। प्रीतम जी क्वेश्चन को क्लियर कीजिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। हेलो। हाँ प्रीतम जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जो डिसेबिलिटी को एक समाज में एक नए रूप में देखा जा रहा है, तो सर कहीं ना कहीं तक हम उसमें कितना सहज हैं? देखिए, सहजता प्रीतम जी तो अपने ऊपर निर्भर करता है। सरकार तो पॉलिसीज बना सकती है, ये तो देश के नागरिक होने के नाते या समाज के कहते हैं ना एक यूनिट होने के नाते ये हर एक इंडिविजुअल को अपने अंदर ये बदलाव लाना होगा, अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, तभी समाज बदलेगा। तो ये अपना पर्सनल आउटलुक होता है। अगर आप बदलेंगे, आप अपने आप को सोच लें कि मैं इसको नहीं अलग मानता, मैं पूरी कोशिश करूंगा, भाई वो प्रॉब्लम तो है ही है, मतलब अगले के साथ जो दिव्यांगजन है उनके साथ तो दिक्कत है ही है, लेकिन आप कितने सपोर्टिव हो सकते हैं और कितना उसको एक सोशल स्टिग्मा की तरह नहीं लेते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। राहुल मल्हान, प्रेजेंटली आई एम जनरल बेड विद डिप्लोमा
BD, अच्छा, with diploma in special education if I want to teach in government college CRC। अच्छा सॉरी, ये चंदन जी, ये तो क्वेश्चन आपके लिए है। ये देखिए राहुल जी, आप जनरल बीएड कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको अगर स्पेशल एजुकेशन या फिर डिसेबिलिटी के एरिया में आना है तो आपको डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करना होगा या तो फिर बीएड स्पेशल करना होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर इन बिटवीन। मैंने ये लिखा सर कि मैं जनरल बीएड हूँ लेकिन मैंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर लिया, तो एज अ मैं पीआरटी एंड टीजीटी बोथ आई एम एलिजिबल फॉर दैट। लेकिन अगर मुझे किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर लगना है कि डीएड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उसके बिहाफ पे हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? उसके एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए स्पेशल आपके जो आपने, अगर आपको डिप्लोमा में पढ़ाना है ना, तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए डिग्री लेवल का। तो आपका जो बीएड स्पेशल है, बीएड जनरल है तो वो स्पेशल होना चाहिए, या तो फिर एमएड स्पेशल होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ, क्वेश्चन करिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने विकलांग शब्द को कहीं ना कहीं दिव्यांग के रूप में परिभाषित तो कर दिया है, लेकिन जो एक दिव्यांग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको हम सही रूप में बना नहीं पाए हैं। प्रीतम जी, ये बिल्कुल मैंने स्लाइड में भी यही चीज आपको बोली थी कि पेपर पे जो है और जो वास्तविकता में है उसमें अभी गैप है। और अब जो नई सुविधाएं जो गवर्नमेंट यूटिलिटीज आ रही हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे मेट्रो फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की जो भी नई चीजें आ रही हैं उनमें तो हम कहते हैं ना कि इनको सुविधाएं देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जो एटलीस्ट दिल्ली में तो है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर्स भी बन रहे हैं और लिफ्ट बन रही हैं। तो ये सब एक तरीके से एक कदम है कि जो मोस्ट इन लोगों का, दिव्यांगजनों का बाहर निकलना जो है थोड़ा आसान हो सके। तो कहीं ना कहीं ये कुछ बैरियर्स जो है वो खत्म हो, ऐसी धीरे धीरे कोशिश हो रही है। तो जब तक कोशिशें चल रही हैं तब तक तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम लोग जरूर पहुंचेंगे, भले ही स्लो। बेटर टू बी स्लो देन नेवर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण को सभी सारी बातें समझ में आ गया होगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें फीडबैक सेंड कर दिया गया है, आप लोग फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चंदन जी, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे बिफोर वी एंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक मतलब स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि वो मतलब कहते हैं कि जिसको वो लगा के और जो क्या प्रॉब्लम है और कैसे इंस्ट्रक्शन देना है उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो सारा कुछ या ऐसे बच्चों को कैसे इंस्ट्रक्शंस देना है वो पता कर सकते हैं। तो हमारे पास एक 4D ब्रेन एनालिसिस है जिसके जरिए हम एग्जैक्टली पता कर पाते हैं कि कौन सा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए या एडल्ट के लिए ठीक रहेगा, जिसको कि जब हम दें तो वो आसानी से उसको समझ सके। और तो स्पेशल एजुकेटर का काम भी काफी हद तक आसान हो जाता है। और ये कहीं पे कोई दिक्कत है ब्रेन में, कहाँ पे दिक्कत है, कौन से पोर्शन के ब्रेन में दिक्कत है, ये सारी चीजें हम पता लगा के और ये हम बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जिनके साथ हम ये काम कर चुके हैं और ये 4D एनालिसिस उसमें स्पेक स्कैन्स के बराबर ही रिजल्ट्स लेकर आया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पेटेंट पब्लिश्ड प्रोसेस है जो ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन के पास ही है। और तो ऐसे लोग अगर इसकी कभी कोई जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो कभी इसका उपयोग करना चाहें तो वो हमारे www.pbrfi.org पे संपर्क कर सकते हैं,
जिसका कि मैं ये मैसेज डाल देती हूँ। तो ये क्या होता है कि इसमें जो स्पेशल एजुकेटर्स या पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, उनको जो है काफी हद तक फायदा हो जाता है कि ये स्पेशली मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, या ऑटिस्टिक है, या फिर ADHD वाले जो बच्चे हैं, ऐसे लोगों के बच्चे क्या, एडल्ट्स भी, ऐसे लोगों के लिए है ये। जी चंदन जी। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा श्रोतागढ़ से कि मैम जो है चेयरपर्सन है जो ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। मैम के यहाँ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी से संबंधित जो भी समस्या है, मानसिक बीमारी में जैसे एक बच्चा ADHD का है या फिर LD का है या फिर या मेंटल इलनेस है, कोई भी समस्या है तो मैम के यहाँ उसका उपचार, निवारण सब कुछ होता है। तो आप लोग जो है www.bbRFI.org पे क्लिक कीजिए और आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस मेंटल इलनेस से संबंधित, प्लस पूरा निवारण किया जाएगा। तो अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है चंदन जी तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि स्पेशल बीएड करने के बाद फिर स्पेशल बीएड अगर करना चाहे तो क्या ग्रेजुएशन करना मस्ट है उसके लिए? चंदन जी मैं बताना चाहूंगा कि मस्ट है, अनिवार्य है, क्योंकि आपका जो बीएड है वह ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, क्योंकि वह डिग्री है। ठीक है, आप जो बीएड है डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा आप इंटर के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो बीएड है बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसको करना है आपको ग्रेजुएशन के बाद ही। थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? रूपम गुप्ता। रूपम गुप्ता, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ पूछिए। हेलो। हेलो। हमें मतलब मेंटल इलनेस, मेरे को ही ये दिक्कत है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरे को सपने बहुत आते हैं, उससे मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन होता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये मेरे को क्यों आते हैं। रूपम जी, आपने कभी किसी को कोई विशेषज्ञ की सलाह ली है इसमें? साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है आपने? नहीं, सब लोग घर में कहते हैं ऐसे नॉर्मली जो देखती हो, जो सुनती हो, उसी पर्पज से आते रहते हैं। नींद कैसी रहती है? सपने ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब नींद आपकी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और कितने सालों उसी से में आ रहे हम हैं? काफी लंबे समय तक सोते रहते हैं उसी नींद में। अगर मैंने एक बार जग के दोबारा सोई हूँ तो मेरे को बहुत सपना आएगा, मैं सोती ही रहूंगी। और जब मैं उठती हूँ, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा सपना देखा है तो उससे रिलेटेड मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है सुबह सुबह उठ के। अच्छा, तो नॉर्मली एक स्ट्रेच में आप कितना सोती हैं रात में? अगर 12 बजे सोए हैं तो सो लेते हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा सो लेते हैं। अगर बीच में कहीं आंख खुली और नहीं भी खुली तो मेरे को सपने परमानेंट आया करते हैं। हमें समझ में नहीं आता ये मैं कैसे सही करूँ उसको। नहीं रूपम जी, आपकी तो स्लीप ही अफेक्टेड है ना? तो आपका जो नींद है ना, उसका साइकिल ही ठीक नहीं है। तो अगर आप अपने से उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, उनसे आप पहले तो अपनी नींद को आप ठीक कराएं, क्योंकि जब आपकी नींद ठीक हो जाएगी तो ये बाकी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। नहीं, जैसे नींद आती है तो हम सोते हैं, ऐसा बात नहीं हम नहीं सोते, हम सो जाते हैं, मगर रूपम जी मतलब 12 बजे अगर आप सो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 1-2 घंटे आप सो रहे हैं और उसके बाद नींद खुल जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर नींद आती है, तो आप तो हाँ, जैसे आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र कितनी है अगर मैं पूछ सकूं तो? 29।
29 तो आप यंग हैं, आपकी तो अच्छी खासी नींद होनी चाहिए। कम से कम एट अ स्ट्रेच आप एट द मिनिमम 5 से 6 घंटे तो सोना चाहिए आपको। तो अगर नहीं, वो अब नहीं, सोते रहते हैं रात भर, मतलब बीच में जैसे नींद खुल गई तो बात अलग है, वैसे सोते ही रहते हैं मगर सपने चला करते हैं मेरे नींद में। आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपकी दिनचर्या तो आपको देखनी पड़ेगी। ये कोई साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं है, आपकी इम्प्रॉपर नींद की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप इस बात को समझें। इसलिए पहले तो आप अपने स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखाएं अच्छा, जी, और उसके इसके लिए बाद कहाँ फिर जैसे कुछ? लखनऊ में आप दिखा सकते हैं, वहाँ पे स्लीप पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं स्लीप वाले। अच्छा अच्छा, जी ओके ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे निदेशक महोदय आदरणीय श्री रमेश पांडे सर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर प्लीज अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, प्लीज सर। सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं शुरुआत के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं मीना मैडम का प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुन रहा था और वो सवालों का जो उत्तर दे रही थी वो भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगता है कि ऐसे सीआरसी जैसे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है और जिस तरह का प्रेजेंटेशन और जिस तरह की जानकारी आज मीना मैम ने शेयर की है, उससे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े थे वो सभी एक इंफॉर्मेशन कैरियर के रूप में इन चीजों को जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जहां मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बहुत कम है, वहां इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैडम, मैं आपका स्वागत तो नहीं कर पाया, लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने सीआरसी की तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने मंत्रालय के विभाग की तरफ से कि आप हमसे जुड़े। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ऐसे जो फ्रूटफुल सेशंस हैं उसके लिए आप सीआरसी के साथ आप जुड़ते रहिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। और इसका प्रसार सीआरसी के साथ जुड़ने से क्या होता है मैम कि प्रसार बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक होता है और एक्चुअल में जिनको जरूरत है, वहाँ जागरूकता की कमी है, वहाँ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाती है। मैं आज के हमारे जितने कार्यक्रम के सभी समन्वयक हैं, सीआरसी लखनऊ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ पे किया। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े उनको भी मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा आप लोगों का। काफी सवाल पूछे और डॉक्टर मीना मैडम ने काफी सरलता के साथ और सरल शब्दों में उनके सवालों का उत्तर दिया। मैं फिर से आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए आप सभी को फिर से नमस्कार करता हूं और खासकर मीना मैम के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं कि मैम आप महत्वपूर्ण और बहुत कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, और हम जरूर साथ रहेंगे जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर मीना मिश्रा मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैडम ने अपने व्यस्ततम समय में से सीआरसी लखनऊ को एक समय दिया जिससे कि इतने इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर पाए, इतने महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष रख पाए और आप लोगों को जानकारी दे पाए। मीना मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं हमारी डायरेक्टर महोदया पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली स्मिता जयवंत मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके द्वारा हमें इस तरीके के कार्यक्रम करने का एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। साथ साथ में हमारे डायरेक्टर सर
हमारे निदेशक महोदय जो अभी हमसे जुड़े हुए थे, अभी भी हमारे साथ में हैं। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर के एक ऊर्जावान नेतृत्व से ये हम सब कुछ कर पा रहे हैं और आप सभी के समक्ष इस तरीके के विषय लेकर आ पा रहे हैं। साथ साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा उन प्रतिभागियों का जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जिनकी उपस्थिति के बिना शायद इस वेबिनार की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी आईटी एक्सपर्ट, जो हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं उनका। साथ साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा इस सीआरसी लखनऊ की समस्त टीम का, जिसकी वजह से आज हम इस वेबिनार को सफल बना पाए हैं। और डॉक्टर मीना मिश्रा मैडम से एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि मैडम भविष्य में भी आप हमारे साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ हमसे जुड़ती रहें और हमारे जो भी प्रतिभागी हैं, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, उन पार्टिसिपेंट में हम इस मानसिक स्वास्थ्य से संबंधी जो भी जानकारी है उनको दे पाएं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सीआरसी की तरफ से आपको सादर नमस्कार। मैडम आप सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं, आप सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट के लिए आपको लिंक भेज दिया गया है, तो आप जैसे ही लिंक ओपन करेंगे, उसका पूरा फॉर्म भरेंगे, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।